तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र दिस यूटिलिटी, क्योंकि हमारे पास जो टेबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं यूटिलिटी के, वहाँ पे न्यूमेरिकली उन्हें हम मेज़र करते हैं। बट क्योंकि ये हमारी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, तो यूटिलिटी को मेज़र करना इन टर्म ऑफ नंबर्स इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, तो ये एक फीलिंग है, तो इसे मेज़र करना और कार्डिनल मेज़रमेंट कहना, उसे इट इज़ नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, है ना। और ना ही इस तरह से जो है वो चीज़ों को आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो भी फीलिंग्स होती हैं उनको हम न्यूमेरिकली नहीं बता सकते हैं। इसके बाद ये जो लॉ है ये अनरियलिस्टिक कंडीशंस के साथ में चलता है। इसके जो असम्पशंस हैं, लाइक टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस आपका कंजम्पशन होना चाहिए, और जो भी जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ हैं वो होमोजेनियस हो, की क्वालिटी क्वांटिटी और इवन साइज़ सब कुछ जो है वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसा होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूसी, होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी की सारी जो है वो अनरियलिस्टिक कंडीशंस हैं। ओके, इट इज़ इनएप्लीकेबल इन द केस ऑफ इनडिवाइजिबल गुड्स। कुछ गुड्स जो होते हैं जिन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम टीवी सेट, स्कूटर, हाउसेस, इनको बात करें तो इनकी यूटिलिटी निकालना जो होगा वो वुड बी समथिंग टू बी एन अब्सर्ड थिंग, अजीब सी चीज़ें होंगी, बहुत ही चाइल्डिश थिंग होगा इनकी यूटिलिटी को काउंट करना। ओके, एंड यू मस्ट नो दैट कि मनी जैसी चीज़, मनी जो है इसे हम एक कमोडिटी मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी अनरियलिस्टिक है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की हो ही नहीं सकती है। तो मनी की यूटिलिटी अगर हम देखें तो दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसकी तरह और भी कई सारी चीज़ें जो होती हैं जिनकी यूटिलिटी हमारे लिए कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तभी वो हमारे लिए क्या होंगी, सिमिलरली यूज़फुल होंगी। जैसे हमने गोल्ड की बात की। ठीक है, गोल्ड आपके पास कितना भी अगर आप परचेज़ करने की कैपेसिटी रखते हैं और कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक और उसका यूनिट लेंगे तो आपकी कम जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली ये लॉ जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें यूटिलिटी से लेकर के जो है वो हमें क्लियर नहीं कर पाता है। ओके, तो दैट्स वाई ये लॉ जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बट देन ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन को स्टडी करते हैं तो हमें इस लॉ का को अप्लाई करना होता है, एंड दिस लॉ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट जब भी हम कंजम्पशन, ठीक है ना, और प्रोडक्शन की बात करते हैं। ओके, सो this is all for today, and in the next video we will discuss about the consumer's equilibrium. Okay, so have a nice day. Goodbye. Very good morning, students. So in today's economics class we are going to discuss the exceptions. Okay, in last video we started to discuss about the law of diminishing marginal utility. Okay, तो एज वी नो दैट कि यूटिलिटी जो है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो इससे जो है इसकी यूटिलिटी को पता करना, हाउएवर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ओके, लेकिन हम प्रैक्टिकली ये जानते कि जैसे जैसे ही हम किसी चीज़ की, किसी कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे इसकी यूटिलिटी जो है वो हमारे लिए कम होती जाती है, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वांट वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक पॉइंट आता है जबकि पर्टिकुलर कमोडिटी जो होती है हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम अ गिवन
increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Okay, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली ये हमें बताता है कि जैसे ही हम किसी कमोडिटी का स्टॉक करना शुरू करते हैं या हम कहें कि कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाएगा हमारे लिए उसकी यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, है ना। तो इसके लिए हमने एक चपाती का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम हंग्री हैं बहुत ही ज़्यादा और हमारे पास ऑप्शन है टू कंज्यूम चपाती, तो फर्स्ट चपाती जब हम कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट चपाती की यूटिलिटी हमारे लिए हाईएस्ट होगी। उसके बाद सेकंड वन जब हम करेंगे कंज्यूम तो उसकी जो यूटिलिटी है वो थोड़ा कम होगी, एंड सो ऑन। एक पॉइंट आएगा जिसके आगे आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, एंड देन अगर आप तब भी उससे कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी है वो हो जाएगी नेगेटिव, यानी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। अब क्योंकि ये लॉ आपको ये बताता है कि यूटिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए असम्पशंस हमने पढ़े कि एक्चुअली हम क्या मान करके चलते हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पर अनचेंजेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट असम्पशन ये था कि पीरियड ऑफ कंजम्पशन जो है वो मस्ट बी सिमिलर। जो भी हमारा कंजम्पशन का पीरियड है अगर हम उसमें ब्रेक लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी नीड की इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगी। जब हमने एक बार लिया किसी चीज़ को कंज्यूम किया और दूसरी बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो टाइम जो है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। जब हम एक साथ कंजम्पशन करेंगे किसी चीज़ का या हम इस स्टॉक में इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम करेंगे, तभी हमारे लिए जो है मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तब वर्क करेगा वो। ओके, और इसके अलावा जो भी हमारी कमोडिटी है इट मस्ट हैव नो चेंजेस इन साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं वो सारी की सारी यूनिट्स, उनका साइज़, क्वालिटी और क्वांटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर इट मस्ट हैव बीन सिमिलर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, मतलब चाहे कोई फैशन हो या वेदर हो इसका कोई भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ओके, देन टाइम पीरियड ऑफ द कंजम्पशन शुड नॉट बी टू लॉन्ग। अगर हम बहुत लंबा टाइम लेकर के चलेंगे तो कंजम्पशन जो है उसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो असर डाल सकते हैं, राइट। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो सकता है, हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, उसकी इनकम चेंज हो सकती है एंड फैशन। लेकिन हमें जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी कर रहे हैं तो हम लंबा टाइम लेकर के नहीं चलेंगे। ओके, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड रिमेन सिमिलर। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब अगर उसका प्राइस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, है ना। तो प्राइजेस जो है उनमें भी चेंजेस नहीं पॉसिबल है। एंड अकॉर्डिंग टू लास्ट असम्पशन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट शुड नॉट चेंज। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट का मतलब वो कमोडिटी जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पर यूज़ की जा सकती है, जैसे कि चाय एंड कॉफ़ी, ठीक है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर आप टी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आप कॉफ़ी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप कॉफ़ी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम और अदर रीज़न तो आप टी कंज्यूम कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट जो है उसकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि कॉफ़ी के प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो गए हैं, ठीक है, डिक्रीज़ हो गए हैं, तो ऑब्वियसली चाय के कंजम्पशन पर उसका असर पड़ेगा, ठीक है। या फिर टी के प्राइसेस हायर हो जाएंगे तो कॉफ़ी के कंजम्पशन पर उसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी सब्स्टिट्यूट है अगर किसी कमोडिटी का तो उसके प्राइसेस जो हैं दे शुड बी अनचेंज्ड। ओके, अब हम बात कर रहे थे
एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ. एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद. अपवाद मीन्स वो कंडीशंस जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वुड नॉट वर्क. हालांकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर ये लॉ जो है वो प्रॉपर वर्क ना कर पाए, राइट. तो जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो कुछ तो अपरेंट एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब एकदम हमको स्पष्ट रूप से वो समझ में आ जाते हैं, और कुछ एक एक्सेप्शंस जो हैं वो अंडर द हेड ऑफ रियल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट अपरेंट एक्सेप्शन व्हेन द कंज्यूम्ड यूनिट्स आर वेरी स्मॉल. अगर हम किसी कमोडिटी को अपनी ज़रूरत से कम ही उपयोग में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो भी उपयोगिता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थर्स्टी हैं या हंग्री हैं और आपको 2 बाइट्स ऑफ फूड मिले या फिर अ सिप ऑफ वाटर मिले तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो इसकी यूटिलिटी हायर होगी. दैट्स वाई एक्सेप्शन इज़ दैट कि अगर हमारी कंज्यूम की गई क्वांटिटी बहुत ही कम है तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वुड नॉट वर्क. ओके. सेकेंड एक्सेप्शन इज दैट व्हेन अ हॉबी इज डेवलप्ड फॉर अ रेयर कलेक्शन. ओके. तो जो रेयर थिंग्स हैं जब हम उनको एज अ हॉबी कलेक्ट करते हैं तो वो चाहे हम कितना ही लंबे टाइम तक उसको परचेज़ करें या कितनी ही महंगा परचेज़ करें या बहुत ही सस्ता परचेज़ करें, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर अस ना. उसका जो इम्पोर्टेंस होता है हमारे लिए हमारे रेयर कलेक्शंस का बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स वाई वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वर्क नहीं करेगा. ओके. नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. तो जो लोग ड्रंक अल्कोहलिक होते हैं, राइट, तो उनके लिए क्या होता है, कितना भी वो उस पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को यूज़ कर चुके होते हैं, उनका यूटिलिटी जो होती है दैट डज नॉट चेंज. ओके. बल्कि वो प्रोबेबली बढ़ती जाती है. सो फॉर अ ड्रंकार्ड दैट वी कैन सी कि एवरी शिप और एवरी पैग जो होता है वो सिमिलर यूटिलिटी उसके लिए होता है, उसको प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन जो है वो काम नहीं करेंगे. एंड लस्ट फॉर एनी आर्टिकल. लस्ट से मतलब बहुत ही हार्ड टेम्पटेशन, आप किसी चीज़ को बहुत बहुत तीव्र इच्छा से चाहते हैं, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए भी ये लॉ ऑफ एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ पर वर्क नहीं करेगा. इट विल बी एक्सेप्शनल कंडीशन, ठीक है. क्योंकि हम जिन भी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो रेयर काइंड ऑफ नोट्स कलेक्ट करने का शौक़ है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि कहीं भी एक रेयर काइंड ऑफ कॉइन या रेयर काइंड ऑफ नोट मिले तो आप उसे ले ही लेंगे. तो एवरी यूनिट ऑफ दैट टाइप ऑफ कमोडिटी विल बी यूज़फुल फॉर यू. उसकी यूटिलिटी कहीं से भी कम होना पॉसिबल नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज़ दैट कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग द पर्टिकुलर कमोडिटी, ओके, अगर बहुत सारे लोग किसी पर कमोडिटी को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल कंजम्पशन का यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी हायर ही होगी. फॉर कलेक्टिंग मनी, ओके, तो एवरी इंडिविजुअल जो होता है उसको मोर एंड मोर मनी की ज़रूरत होती है. उसको लगता है कि बहुत पैसा हमारे पास हो, तो मनी जो है उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनिशिंग नहीं होती है. तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वर्क नहीं करेगा. ओके.
कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो कभी कभी कोई पर्सन्स होते हैं जिन्हें पावर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग लगता है, तो इस तरह की चीज़ों में भी आपका जो यूटिलिटी है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को लेकर के वो अनचेंजेबल होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है। चेंज इन अदर पर्सन्स स्टॉक। ओके, तो ये लॉ वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी और पर्सन ने जो स्टॉक कर रखा है, ठीक है, यानी उसके पास जो कंजम्पशन के लिए स्टॉक है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई और पर्सन जो है वो स्टॉक कर रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करता। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हो जब ब्लैक मार्केटिंग होती है तो उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो सेलर्स होते हैं वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम ना करा करके उसे क्या करते हैं, अपने स्टॉक में बढ़ाते जाते हैं, और जब उसे स्टॉक में रख दिया जाता है तो वहाँ पर यूज़ के लिए वो कमोडिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी हायर हो जाती है, दैट्स वाई उसकी प्राइस भी हायर होती जाती है। तो अगर कोई पर्सन किसी कमोडिटी को स्टॉक कर रहा है तो वो कमोडिटी जो है क्या होगा, वो यूज़ के लिए लोगों को नहीं मिल पाएगी, एंड देन वहाँ पर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो भी लॉ है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, एंड नाउ की रियल एक्सेप्शंस जो होते हैं वो क्या हैं, अभी तो हम स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते हैं जहाँ पे हमें पता चल जाता है, जैसे अगर किसी पर्सन को गोल्ड खरीदने का शौक़ है तो ऑब्वियसली हर एक छोटा यूनिट अगर वो गोल्ड का खरीद रहा है और उसे जमा करके रख रहा है तो उसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कम नहीं होगी, वो इक्वल ही रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका फैशन ट्रेंड स्टॉक, ठीक है, और हमारा टेस्ट जो है वो बहुत कुछ हमारे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द रियल एक्सेप्शंस। सो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ अ मनी फॉर अ माइजर, तो यहाँ पर मनी को तो हमने पहले ही एक्सेप्शनल माना है। मनी चाहे हमारे पास कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हम जितना ज़्यादा मनी स्टॉक कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाए। ठीक है, एंड सम काइंड ऑफ आर्टिस्टिक थिंग्स लाइक म्यूज़िक, पोएट्री, इनको यहाँ पर भी अब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं करेगा। सो दीज आर द थिंग्स, दोज आर नॉट यूजफुल फॉर इकोनॉमिक्स एक्चुअली। ठीक है, तो एक्सेप्शंस आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो हमने अपरेंट एक्सेप्शंस के फॉर्म में पढ़े हुए हैं। अब ये लॉ जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। ओके, तो इस लॉ की सिग्निफिकेंस को अगर हम देखते हैं तो ये लॉ क्या करता है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के कई सारे लॉ को बेसिस जो है वो देता है, यानी इसके बेस पर कई सारे और लॉ जो है वो वर्क करते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो इसके थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए और प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या है तो ये डिपेंड करती है प्राइस और यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट के लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखना होगा। तो कई सारे लॉज जो हैं उनके लिए बेसिक जो है वो हमें लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। नाउ थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस इसका क्या क्या होता है, तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ओके, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कंज्यूमर
बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें गाइड करता है। ठीक है, तो हमने जैसे एक रूल के अंडर ये पढ़ा कि जैसे जैसे हम किसी को कंज्यूम करेंगे तो हर एक यूनिट के साथ में वो उसकी यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इस यूनिट की प्राइस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होकर ज़ीरो हो जाएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, कंजम्पशन एंड स्टोरेज एंड स्टॉक ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उस पर एक्सपेंसेस करना जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर को कितना सरप्लस रखना है, उसकी ज़रूरत कितनी है, ठीक है, उसे स्टॉक कितना करना है, वो हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है ना, जैसे हम पूरे ईयर के लिए एक हम ग्रेन्स को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सरप्लस हमें जो है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। उसे के थ्रू हमें पता होता है कि हमें पूरी ईयर के लिए कितना जो है वो ग्रेन कलेक्ट करके रखना है, स्टॉक करके रखना है। ठीक है, और हम उसे उतना स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम उसे स्टॉक करना जारी रखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस स्टॉक का यूज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर अमाउंट ही, पर्टिकुलर क्वांटिटी ही उसकी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, नाउ इट इज़ द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी डिमिनिश होती है हर एक एडिशनल यूनिट को यूज़ करने के साथ में या कंज्यूम के साथ करने के साथ में, तो वो हमारी डिमांड क्रिएट करता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस पॉइंट पर जा कर के हमारी यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो होने वाली है, तो उससे ज़्यादा हम कोई भी कमोडिटी परचेज़ करना नहीं चाहेंगे। ठीक है ना, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कोई कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो दिस लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पेव्स वे फॉर द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को रखेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो द बेसिक ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जब आप किन्हीं कमोडिटीज़ पर अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं, तो जो कमोडिटी पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो आपके लिए उतना ही सेटिस्फेक्शन दे जितना कि आपने मनी खर्च किया है। और ये एक कमोडिटी नहीं बल्कि हर एक कमोडिटी के लिए ये जो है वो ध्यान में रखना होता है। तो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ द कमोडिटी विद द प्राइस। ओके, तो ये क्या होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्म में हम इसे ध्यान रखते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो द बेसिक ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो क्योंकि हम डिमांड देख रहे हैं, हम यूटिलिटी देख रहे हैं और सरप्लस को ध्यान में रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली किसी कमोडिटी की क्या वैल्यू होगी ये भी इस पर डिपेंड करता है कि हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें क्या बता रहा है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, एंड उसी के अनुसार हमारी कमोडिटी हमारे लिए मोर वैल्यूएबल या लेस वैल्यूएबल होती है। ओके, तो दीज वर द थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस। अब हम अगर देखते हैं कि प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इज़ दैट कि दिस इज़ यूज़फुल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ से जो है हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हमारे कंज्यूमर्स के लिए कितनी यूज़फुल है, तो उसे कितना ज़्यादा कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो देन हम जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और वो यूज़फुल ज़्यादा है, तो दैट
उसका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो टैक्सेशन के फील्ड में भी ये लॉ हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके, तो वो पुअर पीपल जो होते हैं उन्हें एग्जम्प्ट किया जाता है टैक्सेस से, और रिच लोगों को टैक्स जो है वो देना होता है। ठीक है, क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास यूटिलाइज करने के लिए मनी कम होता है, तो वो जो चीज़ें खरीदते हैं वो बेसिक नीड्स की होती हैं। ठीक है, नहीं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। और जो रिच पीपल होते हैं दे हैव मोर मनी, तो उनकी जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होता है उसके मनी के लेवल के साथ बढ़ता जाता है, और उनको कई सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी नेसेसिटी नहीं है वो भी उनके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, तो जब हमें टैक्सेशन को डिसाइड करना हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। ओके, सोशलिज्म में भी यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पर रिच एंड पुअर के बीच के डिफरेंस को कम करने के लिए हम देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं उनके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल है, उनके हम ऊपर हम ज़्यादा टैक्स लेकर के उनसे मनी अर्न करके फिर उसे पुअर पीपल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके, तो ये लॉ जो होता है हमें किसी चीज़ की वैल्यू उसके यूज़ के लिए है या फिर उसकी एक्सचेंजिंग वैल्यू है। ठीक है, ये भी हमें बताता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें वाटर की, वाटर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है लेकिन स्कार्स नहीं है, तो इसकी डिमांड नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन यूज़ है पर वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, और डायमंड या गोल्ड को हम लेकर के चलें तो उनका अगर हम प्राइस को कंपेयर करेंगे तो वो हैं तो हमारे लिए वाटर से कम यूज़फुल, बट क्योंकि वो स्कार्स हैं और लोगों की फैशन एंड चॉइस जो है वो वहाँ पर उन्हें डायमंड खरीदने के लिए करेज करती है, तो वैल्यू इन यूज़ वो नहीं होगा बल्कि वैल्यू इन एक्सचेंज होगा, क्योंकि डायमंड जो होता है उसकी प्राइस वैल्यू हायर होती है। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर एक फील्ड में जो है वो आपको हेल्प करती है, सो दैट पर्सन कुड नो कि प्रोडक्शन क्या करना है, उसका कंजम्पशन कितना होना है। एज अ प्रोड्यूसर पता कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कितना करने की ज़रूरत है। एज अ कंज्यूमर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करनी है और उसके कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और उसके ऊपर कितना मनी खर्च कर सकते हैं, ये डिसाइड करने के लिए हमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर मैनी of the things, and this law is also very important for making many of the laws. ठीक है, now let's see कि जब हम किसी भी एक थ्योरी को लेकर के चलते हैं, सो यू मस्ट हैव रिकॉल्ड कि लास्ट ईयर आपने एक सेंटेंस पढ़ा था बाय बारबरा बुटन की, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अगर वहाँ पर 6 इकोनॉमिस्ट हैं तो वो आपको 7 ऑफ द डेफिनेशन किसी चीज़ की निकाल के देंगे, यानी कि सारे के सारे जो होते हैं उनके व्यूज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, और कोई भी किसी से एग्री नहीं करता, दैट्स वाई जो भी आप लॉ पढ़ेंगे तो उसका क्रिटिसिज्म आपको साथ में पढ़ना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट criticism of this law is cardinal measurement. Okay, तो we know that कि this all these things जो हम पढ़ रहे हैं, this is the psychological phenomena. तो इसे मेज़र कैसे किया जाए